हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस सेशन को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो कि हमसे बोला है इफ 2 पॉइंट्स P एंड Q आर ऑन द कर्व दिस। ठीक है, ये कर्व एक्चुअली में किस टाइप का है? अगर कर्व का शेप नहीं भी पता है तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि एक्सपोनेंशियल कर्व है और हमें कर्व का शेप पता होता है तो मैं बस ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का कर्व होगा, है ना। x=0 पे हमें कितना मिलेगा? 4। तो ये 4,0 से पास करेगा, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं कि एक पॉइंट मेरे पास P है और यहाँ पे एक पॉइंट Q है। ठीक है, अब इस पॉइंट का इसने ये पॉइंट है तो इस पॉइंट का लोकेशन हम एज्यूम कर सकते हैं। तो लेट्स से कि इसका पॉइंट x1 y1 है और इस पॉइंट का लोकेशन x2 y2 है। ठीक है, तो अब अगर हम OP वेक्टर बनाए, ठीक है, तो OP वेक्टर क्या बन जाएगा? ओपी वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होगा तो x1i प्लस y1j, है ना। सिमिलरली हम ओ क्यू वेक्टर भी बना सकते हैं। ये क्या हो जाए? x2i प्लस y2j। ठीक है, पहले वाले में इसने ओपी वेक्टर का i के साथ डॉट किया है, तो ओपी को अगर हम i के साथ डॉट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट, तो ये क्या दे देगा? x1, है ना। और x1 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? -1। सिमिलरली ओ क्यू वेक्टर को अगर हम i के साथ डॉट करें तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी? 2। और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी x2 के इक्वल, है ना। तो ये हमारा हो गया x2 और इसको हम लिख सकते हैं 2। तो देखो दोनों पॉइंट का हमें x कोऑर्डिनेट पता चल चुका है और हमारे पास इक्वेशन है y=x⁻² + 2, है ना। तो आप p कोऑर्डिनेट आप इजीली निकाल सकते हो। तो x कोऑर्डिनेट तो हमारे पास -1 आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्योंकि रैंडमली हमने पॉइंट चूज कर लिया था तो इसका मतलब ये पॉइंट कहीं पे सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ कहीं पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो पी पॉइंट को मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ क्योंकि अब हमें लोकेशन पता चल चुकी है। तो पी पॉइंट कितना हो जाएगा? एक्स की वैल्यू -1 और एक्स की वैल्यू -1 होगी तो वाई कितनी हो जाएगी? तो -1 यहाँ पुट करेंगे 2⁻1 तो ये 2 हो गया। ठीक है, और x2 की वैल्यू 2 है। ठीक है, x2 की वैल्यू 2 है, इसका मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है? 2। तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 2⁴ तो ये 16। तो देखो हमें p और q मिल चुका है ना। तो अब हम OP वेक्टर हमें फाइनली निकालना क्या है? OP वेक्टर -4 OQ वेक्टर -4 OP वेक्टर का मॉड। तो OQ वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा? ट्वाइस i प्लस 16j। ठीक है, और OP वेक्टर क्या हो जाएगा? OP हो जाएगा -i प्लस ट्वाइस j। ठीक है, OP में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 OP वेक्टर हो जाएगा, तो -4i प्लस 8j। ठीक है, और इसको हम OP माइनस OQ माइनस 4OP अब कैलकुलेट कर लो तो ये वेक्टर कितना हो जाएगा? तो ये फाइनली आपका आ जाएगा OP हमारे पास 2 है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये दे देगा 6, है ना। 6i और यहाँ से प्लस 8j हमें मिल जाएगा। और इसका मॉड निकालना है तो मॉड क्या हो जाएगा? √6² प्लस 8² कितना दे देगा? 10। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? यहाँ पे हम 10 फिल कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, वेक्टर का इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एफ जी एच आर डिफरेंट फंक्शन और हमें यहाँ पे वैल्यूज दे रखी है। एफ ऑफ 0 की वैल्यू पता है, एफ जी ऑफ 0 की वैल्यू पता है और एच ऑफ 0 की वैल्यू पता है, और साथ ही साथ हमें दो के प्रोडक्ट हम भी हमें दिए हुए हैं। तो एफ इंटू जी का डैश ऑफ 0 = 6 पता है। ठीक है, जी एच डैश ऑफ 0 हमें 4 पता है एंड एच ऑफ एफ डैश 0 हमें 5 पता है। ठीक है, अब ये 3 वैल्यू हमें पता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमसे ये पूछा है कि ये 3 जो है इसको मैं अगर y मान लूँ तो पहले हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और इसके बाद हम इसका 0 पे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो पहले इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? तो डी वाई बाई और y डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 है तो एक बार, बाकी 2 को कांस्टेंट रख के बाकी
को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। तो सिंपल सा प्रोडक्ट रूल आप यहाँ पे यूज कर सकते हो 3 फंक्शन के टर्म में, ठीक है। अब देखो, क्योंकि हमें यहाँ पे ये f दो फंक्शन का डेरिवेटिव हमें दे रखा है ना। तो 2 फंक्शन का अगर डेरिवेटिव दे रखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ का टर्म जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। तो हम ऐसा ही टर्म यहाँ पे भी देखो, एफ डैश जी का टर्म यहाँ पे बन रहा है और जी एफ डैश का टर्म यहाँ पे बन रहा है, लेकिन एच यहाँ पे है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो सब में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया। अब इससे फायदा क्या होगा कि हर एक टर्म कितनी बार आ गया, हर एक टर्म 6 बार आ गया, सॉरी टोटल 6 टर्म आ गए। अगर इंडिविजुअल टर्म काउंट करेंगे तो ये टोटल 6 टर्म आ गए, ठीक है। और अब एक एक टर्म से h बाहर निकाल लेंगे। तो अगर यहाँ से h बाहर निकालोगे तो पहला टर्म क्या आ जाएगा, एफ डैश एच प्लस जी डैश एच, ठीक है। दूसरे वाले में से एक से f बाहर निकालोगे तो f निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जी डैश एच प्लस जी एच डैश, है ना। और एक बार जी हो गया, एफ हो गया, एच हो गया, एक बार जी बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश एच प्लस एफ एच डैश, ठीक है। देखो टोटल 6 टर्म है, एक एक टर्म को ऐड करोगे तो सब 2 बार यहाँ पे हमें दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब इससे फायदा क्या हो गया, इससे फायदा हमारा ये हो गया कि इसको हम कंबाइन करके ये लिख सकते हैं, एफ जी का होल डैश प्लस एफ इंटू जी एच का होल डैश प्लस जी इंटू एफ एच का होल डैश, है ना। और अब हम वैल्यू कैलकुलेट कहाँ पे करेंगे, 0 पे। तो ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम x इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना दे देगा, हाफ ऑफ एच ऑफ 0 एफ डैश जी एफ एच होल डैश का 0 प्लस एफ ऑफ 0 जी एच होल डैश का 0 प्लस जी ऑफ 0 एफ एच होल डैश का 0, ठीक है। और देखो सारी वैल्यू हमें गिवन है, तो अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। एच ऑफ 0 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, यहाँ से देखो एच ऑफ 0 की वैल्यू हमें 3 गिवन है, तो ये हो गया 3। और एफ जी होल डैश की वैल्यू कितनी गिवन है, ये वैल्यू हमें 6 गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 6। सिमिलरली एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू देखोगे ये 1 गिवन है, ये हो गया 1। और जी एच का होल डैश की वैल्यू कितनी गिवन है, तो ये हमें 4 गिवन है, ठीक है। सिमिलरली जी ऑफ 0 की वैल्यू हमें 2 गिवन है और एफ और एच होल डैश की वैल्यू 5 गिवन है, ठीक है। सबको सॉल्व कर सकते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 32/2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 16, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू, इस 3 फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। अब अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। तो देखो आई जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आई इक्वल टू 0, और हमसे मॉड जेड की वैल्यू इसने पूछ रखी है, ठीक है। तो पहले एक पॉलिनोमियल टाइप का दिख रहा है, तो यहाँ से हम पहले आई हटा देते हैं, ठीक है। तो आई हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरे से आई कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जेड क्यूब माइनस आई जेड स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आई जेड, और ये प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल का फॉर्म बन गया, ये देखो जेड स्क्वायर प्लस आई जेड, और यहाँ पे हम इसको माइनस आई स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो जेड स्क्वायर कॉमन आ गया तो ये क्या आ जाएगा, जेड माइनस आई, और यहाँ से आई कॉमन आ गया तो ये जेड माइनस आई बन गया, है ना। और अब देखो टर्म कॉमन आ जाएगा, जेड माइनस आई इंटू जेड स्क्वायर प्लस आई इक्वल टू 0। तो यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और जेड स्क्वायर की वैल्यू माइनस आई, है ना। तो ये वैल्यू हम ये डाल सकते हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा है इसने कि मॉड जेड की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ से देखो मॉड जेड, आप दोनों पार्ट से किसी भी पार्ट से निकालोगे तो मॉड जेड की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 1 ही आएगी, है ना।
तो यहाँ पे हम इस तरीके से यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, मॉड जेड किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जी एक कर्व है। ठीक है, जी इज द ग्राफ ऑफ एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ठीक है, यानी एफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ एक्स है x इंटू ई टू द पावर एक्स बाई टू, और जो कहाँ से पास कर रहा है, 0,3 से पास कर रहा है। ठीक है, और इसका एंटी डेरिवेटिव की बात कर रहा है, यानी हम इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें जी एक्स की वैल्यू देगी। ठीक है, तो जी एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन ईजी है। ठीक है, फर्स्ट हम x को डिफरेंशिएट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा, x इंटू ई टू द पावर एक्स बाई टू इंटू टू, माइनस एक बार और इंटीग्रेट करेंगे और इसका डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 2 इंटू ई टू द पावर एक्स बाई टू, है ना, और ये dx आ जाएगा। और एक बार और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इस वाले पार्ट को करेंगे, तो ई टू द पावर एक्स बाई टू माइनस 2 इंटू टू 4 ये हो जाएगा, और ये ई टू द पावर एक्स बाई टू और प्लस एक कांस्टेंट c आ गई हमारे पास। ठीक है, और ये gx हो गया, और gx इसने बोल रखा है कि ये 0,3 से पास कर रहा है। ठीक है, ये gx के बारे में बोल रखा है इसने कि gx 0,3 से पास कर रहा है, तो हम 0,3 पुट करके c निकाल सकते हैं, है ना। तो g ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होगी, 3, तो 0 पुट करोगे ये 0 हो गया, यहाँ से -4 मिलेगा और ये प्लस c, तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 7, है ना। तो g ऑफ x हमारा कंप्लीटली निकल चुका है, तो g ऑफ x कितना हो गया, 2x ई टू द पावर x बाई टू माइनस 4 ई टू द पावर x बाई टू प्लस 7, और एफ एक्स हमें दिया हुआ था पहले x इंटू ई टू द पावर x बाई टू, हमसे पूछी क्या इसने वैल्यू, g ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 0। ठीक है, तो g ऑफ 2 निकाल सकते हैं, f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, f ऑफ 0 0 ही है ना, तो f ऑफ 0 तो 0 है, और g ऑफ 2 x इक्वल टू 2 इसमें पुट कर सकते हैं, तो g ऑफ 2 कितना आ जाएगा, ये 4 और ये e 1, और यहाँ से 4 और 4, ये वाला टर्म ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये टोटल 7 बच जाएगा। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7, है ना। तो ये वाली वैल्यू 0 है और ये वाली वैल्यू 7 है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारे पास द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द पैरामीटर ए फॉर विच द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, हमारे पास दो कर्व हैं, y इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर, एंड दूसरी कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए, है ना। और इसके बीच का एरिया, इस वाले पार्ट को देखोगे तो ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा इस टाइप का, और ये अपवर्ड पैराबोला होगा इस टाइप का। ठीक है, तो ये एरिया की बात कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव एरिया, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y2 माइनस y1 इंटू डी एक्स। y2 क्या होगा, y2 हमारा ये वाला कर्व है और इसको मैं y1 मान रहा हूँ, यानी यहाँ पे मेरा ये वाला पार्ट को मैंने y2 बोला और ये वाला पार्ट मेरा y1 हो गया। ठीक है, अब इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से। ठीक है, तो इंटरसेक्शन हम निकाल सकते हैं, इंटरसेक्शन क्या होगा दोनों का, तो दोनों का इंटरसेक्शन जब आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू पुट कर दो, तो y इक्वल टू क्या है, x माइनस ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए। ठीक है, एक x इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 अगर हटा देंगे तो यहाँ से फिर हमें x मिल जाएगी, तो एक वैल्यू ये आ जाएगी और दूसरी वैल्यू a बाई 1 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये कर्व हमने सही से नहीं बनाया, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है कि कहाँ से कहाँ तक हमारे पास इंटीग्रेशन आने वाला है। तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से a बाई 1 प्लस ए स्क्वायर तक। ठीक है, और ये पूरा फंक्शन किसका आएगा, a का फंक्शन आएगा। ठीक है, तो ये हमारा एरिया आ गया, और एरिया हम अब निकाल सकते हैं 0 टू a बाई 1 प्लस ए स्क्वायर, y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा,
एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 dx। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो देखो फर्स्ट वाले का कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस ए बाय 3 एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब बाय 6, है ना। और ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 बाय ए बाय 1 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसको हमें बस सिंपली सॉल्व करना है, सॉल्व कर पाएंगे तो सॉल्व करोगे तो 1/6 बाहर आ जाएगा, और ये फाइनली जो निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। ठीक है, बाकी अब क्या कैलकुलेशन है थोड़ा सा, तो वो आप देख लेना। तो जो हमारा एरिया वेक्टर आ गया वो क्या आ गया, एरिया वेक्टर जो हमारा a आ गया वो आ गया 1/6 इंटू ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर। और हमसे ये पूछ रहा है कि द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पैरामीटर ए फॉर विच द एरिया बाउंडेड बाय कर्व इज मैक्सिमम। तो ये एरिया हमें मैक्सिमम करना है, उसके लिए हमें ए बतानी है किस ए के लिए मैक्सिमम होगा। तो एरिया को अगर मुझे मैक्सिमम करना है तो ये वाला पार्ट भी मैक्सिमम होगा, और इस मैक्सिमम के लिए ये वाला पार्ट क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा, है ना। और आपको पता है कि a प्लस 1/a की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है। तो मिनिमम कितनी होगी 2 पे, और 2 के लिए a की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी 1, है ना। तो a जो है वो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, एट a इक्वल टू 1, क्योंकि ये a का ही फंक्शन है सिर्फ, है ना। तो यहाँ पे a की वैल्यू हम क्या पुट कर पाएंगे 1। तो ये आपका ए वाला एक एरिया वाला था, एरिया को हमें यहाँ पे मैक्सिमाइज करनी थी। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो बस हमने पहले एरिया कैलकुलेट किया और उसके बाद ए के फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट h, एक h हाइट का वर्टिकल पोल है, ठीक है, और डिफरेंट टाइम इंटरवल पे थ्रोन बाय द सन रे एट डिफरेंट मोमेंट आर h 2h एंड थ्राइस h। ठीक है, तो ये तीन डिफरेंट शेडो फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो पहला शेडो लेंथ कितना है h है, दूसरा ये ट्वाइस h है, और इसी से तीसरा कितना है, ये थ्राइस h है। ठीक है, सम ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, सारे एंगल का एलिवेशन ये पूछ रहा है कितना होने वाला है। ठीक है, तो इसको अगर मैं अल्फा मान लेता हूँ, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया, तो हम tan अल्फा निकाल सकते हैं। तो tan अल्फा क्या होगा, h/h इक्वल टू 1। तो अल्फा की वैल्यू हम कितनी बता पाएंगे, π/4। वैसे ही हम tan बीटा निकाल सकते हैं, तो tan बीटा कितना होगा, h/2h, तो ये कितनी हो जाएगी, हाफ। तो बीटा हम कितना निकल पाएंगे, tan इनवर्स हाफ। और वैसे ही tan गामा की बात करें तो ये h/3h, तो ये 1/3। तो यहाँ से गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ 1/3। हमसे पूछा है कि सम ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द रे, तीनों एंगल का सम हमें बताया, यानी हमें बताना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/4 प्लस tan इनवर्स हाफ, है ना, π/4 प्लस tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3। बस हमें इसको सॉल्व करना है, और ये तो π/4 है ही, इस वाले पार्ट में tan इनवर्स a प्लस b का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/6, है ना। tan इनवर्स a माइनस b का फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया। तो फाइनली ये सॉल्व होने पे कितना दे देगा, ऊपर में 5/6 नीचे भी 5/6, तो ये वैल्यू π/2 प्लस tan इनवर्स 1 ये फिर से बन गया, और tan इनवर्स 1 फिर से कितना दे देगा, सॉरी ये π/4 है, तो ये π/4 प्लस π/4। ठीक है, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, π/2। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक फंक्शन हमें दिया हुआ है f(x) इक्वल टू 3 टू द पावर -x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो इसका हमें कर्व पता होता है। ठीक है, कर्व पता है तो सिंपली हम इसको ड्रॉ कर पाएंगे।
है ना। तो ये कर्व किस टाइप का होता है, क्योंकि पावर में -1 है तो ये इस टाइप से बढ़ता है। ये पॉइंट कितना हो जाएगा 0,1, और कर्व पता है तो बाकी सब कुछ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फंक्शन 1 1 है, 1 1 हम कैसे चेक करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ठीक है, तो 1 1 के लिए कौन सा टेस्ट होता है, 1 1 के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अगर ग्राफ हमें पता है तो डायरेक्टली आप ये चीज कैलकुलेट कर सकते हो। फंक्शन ऑन टू है या इन टू, तो ऑन टू और इन टू के लिए क्या चेक करते हैं, इसके लिए कोडोमेन, कोडोमेन इक्वल टू क्या होना चाहिए, रेंज होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखोगे कोडोमेन इसका क्या है, क्योंकि फंक्शन हमसे डिफाइन कर रखा है R टू R है, तो कोडोमेन तो R हो गया, और रेंज है ना, इसके लिए कोडोमेन क्या हो गया R, और रेंज कितनी हो गई 0 to ∞। तो दोनों ये इक्वल नहीं है ना, तो ये ऑन टू तो नहीं है, और फंक्शन डिक्रीज कर रहा है वो हमें दिख रहा है, तो ये वाला पार्ट भी सही है। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा 1 and 3। तो सिर्फ ये दो स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी दोनों गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है यहाँ पे, और पूछा है और बोला है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और डिफरेंशिएबल है, और फिर हमसे p पे कंडीशन पूछा है। तो f(x) अगर देखोगे आप, तो f(x) इक्वल टू एक्स टू द पावर p cos ऑफ 1/x की वैल्यू है। ठीक है, तो हम डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना। डेरिवेटिव हमको याद है कि डेरिवेटिव फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, है ना। तो फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी में हमने ये चीज देखी थी, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) माइनस f(0) हम किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, 0 पे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने ये वाला पार्ट 0 लिया है, और डिवाइडेड बाय x माइनस 0। ठीक है, वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0। डिफरेंशियलिटी के लिए ये क्या होना चाहिए, ये लिमिट हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो हमारा वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो इसने डिफरेंशिएबल ही की ही बात की x इक्वल टू 0 पे, और f(x) हमें कितना दिया हुआ है, x टू द पावर p cos ऑफ 1/x माइनस f(0) तो ऑलरेडी इसने 0 दे रखा है, डिवाइडेड बाय x, है ना। तो ये लिमिट क्या बन जाएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 x टू द पावर p माइनस 1 cos ऑफ 1/x, ये लिमिट है, और ये लिमिट क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, x टेंडिंग टू 0 पे, यहाँ पे x है, x टेंडिंग टू 0 पे क्या होगा, x टेंडिंग टू 0 पे ये वाला पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, -1 से 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो अब ये फंक्शन ये अगर डिफरेंशिएबल है, तो इस पॉइंट पे हमें ये वैल्यू 0 मिलनी चाहिए, x इक्वल टू 0 पे डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसको 0 बनाने के लिए ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, x टेंडिंग टू 0 पे ये चीज 0 होनी पड़ेगी, है ना। लेकिन ये चीज 0 कब होगा, जब पावर हमारा पॉजिटिव हो। अगर पावर नेगेटिव हो गया तो ये 1/x फॉर्मेट का बन जाएगा, है ना। और 1/x फॉर्मेट होगा तो फिर वो क्या दे देगा, इन्फिनिटी दे देगा। तो इसके लिए इसको 0 होने के लिए यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि p-1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से कंडीशन क्या आ जाएगी, p पे कंडीशन क्या आ जाएगी, p की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगी तभी ये फंक्शन क्या करेगा, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो कौन सा वाला पार्ट हो जाएगा, डी वाले पार्ट को आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इफ p, हमारे पास p एक फंक्शन है, p एक स्टेटमेंट है, क्या बोला, अ मैन इज हैप्पी। ठीक है, और दूसरा हमारे पास q स्टेटमेंट है, अ मैन इज रिच। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट है, और इस दो स्टेटमेंट के बेसिस पे इसने कुछ चीजें पूछी है। देन द स्टेटमेंट इफ अ मैन इज नॉट हैप्पी देन ही इज नॉट रिच, इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखें, इफ अ मैन इज नॉट हैप्पी देन ही इज नॉट रिच। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या बन रहा है, इफ देन स्टेटमेंट बन रहा है। और अगर ये इफ देन स्टेटमेंट है तो ये क्या हो गया, कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया, है ना। और अगर ये कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसको हम इम्प्लीकेशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है तो इसको हम इम्प्लीकेशन के फॉर्मेट लिख सकते हैं। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है ए मैन इज नॉट हैप्पी, और पी स्टेटमेंट क्या है, अ मैन इज हैप्पी, तो इसका निगेशन हमें लेना पड़ेगा, तो ये नॉट पी आ जाएगा, है ना। और ये वाला क्या है, ही इज नॉट रिच, तो ये क्या बन जाएगा, क्यू, और बीच में क्या आ जाएगा, इम्प्लीकेशन का साइन, है ना। तो सिंपली हमसे ये चीज पूछा, अब इसमें से सिंबल देख लो कौन सा फॉर्म हो रहा है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, साइन क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब ऑफ 3 पाई/2x प्लस साइन क्यूब ऑफ 4 पाई/3x प्लस 3/4 कॉस ट्वाइस एक्स, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0 होगी, है ना। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्यूबिक यहाँ पे टर्म आ रहा है, तो हमारे पास क्यूब में एक फॉर्मूला होता है कौन सा, साइन थ्राइस एक्स का। तो साइन थ्राइस एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 3 sin x - 4 sin क्यूब एक्स। तो यहाँ से साइन क्यूब की वैल्यू हम कितनी लिख पाएंगे, 3 sin x - sin 3x डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। सबको पहले हम पावर को रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि क्यूबिक पावर में थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4, ठीक है। सब में क्यूबिक है तो 1/4 हमारा बाहर आ जाएगा, तो 1/4 मैं डायरेक्टली बाहर ले रहा हूँ। फर्स्ट आ गया 3 sin x - sin 3x प्लस इस वाले में सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये कितना दे देगा, 3 sin 2 पाई/3 प्लस एक्स माइनस साइन ऑफ 3 टाइम्स दिस, तो 3 टाइम्स दिस क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस 3x, है ना। और इस वाले पार्ट में सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो कितना आ जाएगा, साइन 3 टाइम्स साइन ऑफ 4 पाई/3 प्लस एक्स माइनस साइन ऑफ दिस एंगल का 3 टाइम्स, तो ये क्या आ जाएगा, 4 पाई प्लस 3x, ठीक है। ये पूरा टर्म आ गया, और प्लस प्लस का कौन सा टर्म आ जाएगा, ये 3/4 कॉस ट्वाइस एक्स, 3/4 कॉस ट्वाइस एक्स, और वैल्यू इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसको फिर से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, 3 sin x माइनस साइन 3x प्लस साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, ठीक है। इसको अलग रख रहे हैं अभी, ये वैल्यू कितनी होगी, साइन ऑफ 2 पाई प्लस 3x, तो ये कितना दे देगा, माइनस टाइम्स साइन 3x, है ना। और ये वाली वैल्यू भी हमें क्या दे देगी, माइनस टाइम्स साइन 3x, ठीक है। और प्लस 3 टाइम्स इस दोनों वैल्यू में हम साइन 2 पाई/3 प्लस एक्स प्लस साइन ऑफ 4 पाई/3 प्लस एक्स, इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, प्लस 3/4, ये लास्ट वाला पार्ट था, ट्वाइस एक्स इक्वल टू 0, इस वाले पार्ट में हम सी एन डी फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो इस वाले में सी एन डी यूज करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 1/4 तो बाहर है, ठीक है। ये तीनों टर्म देखो कैंसिल हो गया, सॉरी ये कैंसिल नहीं हुआ, ये हो गया हमारे पास 3 sin x माइनस टाइम्स ये कितना हो जाएगा, 3 sin 3x प्लस 3 टाइम्स, इसमें हम सी एन डी फॉर्मूला यूज करेंगे, तो साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला यूज करोगे, याद होगा फॉर्मूला, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin, है ना, 3 × 2 sin x इंटू कॉस ऑफ 2 पाई/3, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में 3/4 कॉस ट्वाइस एक्स,
इक्वल टू 0। ठीक है, कॉस ट्वाइस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स हाफ, है ना। तो ये वाला टर्म, तो ये हो गया 1/4 3 साइन एक्स माइनस टाइम्स 3 साइन 3x प्लस 3 इंटू 2 इंटू साइन एक्स, और ये कितना दे देगा, माइनस का हाफ, तो ये हो गया माइनस हाफ, और ये प्लस 3/4 कॉस ट्वाइस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दोनों टर्म देखो कैंसिल हो गया फाइनली, ये और ये, है ना। तो सिंपली हमारे पास टर्म क्या बच गए, जो टर्म बच गया हमारे पास, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस कॉस ट्वाइस एक्स इक्वल टू साइन ऑफ थ्राइस एक्स, है ना। ये सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको हम कॉस में फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो फिर से लिख देता हूं मैं, कॉस ट्वाइस एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थ्राइस एक्स। ठीक है, और इसका अब जनरल फॉर्मूला हमें पता है, तो ट्वाइस एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 माइनस 3x, है ना। और यहाँ से एक बार अगर x की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो x की वैल्यू जब पॉजिटिव हो जाएगी तो ये कितना दे देगा, 5x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक ना, 2 पाई n प्लस पाई बाई 2। और यहाँ से इसको देखो, अगर यहाँ से पाई, यहाँ पे n बिलोंग टू i हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी वैल्यू जब हम लेते हैं नेगेटिव वाली वैल्यू, तो यहाँ से ट्वाइस एक्स इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस 3x, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 2n पाई प्लस पाई बाई 2। ठीक है, और यहाँ से n बिलोंग टू z यहाँ पे भी है। ठीक है, इस वाले पार्ट में देखो, अगर पाई बाहर आप निकालोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, तो ये 5x की वैल्यू होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 4n प्लस 1 पाई बाई 10, और यहाँ से n किसको बिलोंग करेगा, z को। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ से आया, और ऑप्शन अगर आप देखोगे, ठीक है, और यहाँ से भी आप एक सॉल्यूशन निकाल सकते हो, तो एक सॉल्यूशन तो हमारे पास ये भी है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप सॉल्यूशन ऑप्शन देखोगे, तो ऑप्शन में हमारे पास बस एक ही टाइप का सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, 4n प्लस 1 पाई बाई 4n प्लस 1 इंटू एन की जगह पे इसने k यूज कर लिया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10। तो ये वाला पार्ट हमारा एक इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट इसने नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, हम इस वाले पार्ट से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो अभी के लिए हम यहीं पे रखते हैं, फिर इसको हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो, और कुछ डाउट्स आता है तो आप पूछ सकते हो, उसको हम लोग आगे की क्लासों में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आगे क्लास में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो। ओके, चलो बाय।